students, myself Vijender Singh. I am PGT Maths teacher at Mahavir Public School, Rishabhdeo. So today's our topic is trigonometry for 11th class. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम 10th क्लास से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 10th क्लास में भी हमारा 8 चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, पूरा इसका बेसिक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी, एंगल्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा। बट 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो अपन बेसिक से ही पढ़ते हैं, क्योंकि कई चीजें जो 10th में ऐसी होती है जो हमने डायरेक्ट पढ़ ली होती है, जैसे कि टेबल जो वैल्यूज होती है, जो यानी साइन 90 कोस 90, ये सब हमने क्या कर दिया, वैल्यू याद कर ली। ये वैल्यूज कैसे निकली ये हमें नहीं पता, बट उस समय क्या होता है कि हमें ये याद कराई जाती है कि हाँ ठीक है ये हमने काम किए, ये याद कर लो। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इसको रिलेटेड के ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या क्या होते हैं, एंगल्स में क्या क्या होते हैं, एंगल्स बनते कैसे, एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, तो और मेजरमेंट किस में करते हैं एंगल को, क्या थीटा एंगल ही बोलते, थीटा ही बोल सकते हैं अपन, डिग्री ही होता है या फिर और भी कोई सारी चीजें होती है। तो उसी में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन पे ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमें 10th में हमें अच्छे से पता था कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था वर्ड को, कि सबसे फर्स्ट था उसमें ट्राई, सेकंड पे उसमें था गोन और थर्ड में उसमें था मेट्री। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, ट्राई ये आ गया, गोन और वो जो कनेक्टिविटी है इसको हटा दिया और जो बचा मेट्री उसको लिख दिया। अब इन सब का मीन्स क्या होता है, ट्राई का मीन्स होता है 3, गोन का मीन्स होता है साइड्स और मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट करना, वो क्या है, ट्राइंगल, यानी कि वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो 3 साइड से कोई भी शेप कौन सी होगी, जो 3 साइड्स होगी जिसमें, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल होगा, जिसमें क्या है 3 साइड्स है। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स का मेजरमेंट करना, यानी कि 3 साइड के पूरा मेजरमेंट करना, यानी कि साइड्स हो गया, उसमें एंगल आ गया। तो ये सब हम कहां पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल से रिलेटेड सब कुछ, यानी कि साइड्स एंगल्स वगैरह सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइंगल ही लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट इसमें, कि ट्राइंगल से रिलेटेड हम जो बेसिक चीज है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल की शेप कैसे होती है हम सबको पता है ये। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसको नेमिंग करके। कोई क्या करता है ए बी सी यहां से लिख दिया, कोई ए बी सी यहां से लिख रहा है, कोई ए बी सी यहां से लिख रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक अपनी धारणा बना देने की हाँ हमें मेरे को ऐसे ही लिखना है। तो अपन ने लिख दिया कि इसको हमेशा मैं कैसे लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूंगा। ठीक है, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी, इस साइड से। तो हमेशा मैं जब भी ट्रायंगल की जो नेमिंग करूंगा, नामकरण करूंगा, वो हमेशा कैसे करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूंगा। ठीक है, अब इसमें आता है तो साइड्स की लेंथ की बात आती है। तो हमने ये भी पढ़ा है 9th क्लास में कि ए के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, स्मॉल है। बी के अपोजिट जो साइड होती है वो कैसी होती है, स्मॉल बी। और जो सी के अपोजिट जो साइड होती है वो कैसी होती है, स्मॉल सी। अब इसमें हमने सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि इसमें क्या है कि कोई भी हम किसी भी चीज को हम ट्राइंगल कब कहते हैं, जब हम अच्छे से बेसिक में हमने पढ़ा कि जब 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो तो वो क्या होता है, हमारा ट्राइंगल होता है। और हमेशा होता है कि इसमें ट्राइंगल में क्या होता है कि 2 साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। अब सेकंड पॉइंट, इसी में बेसिक चीजों में अगर हम चले तो अगर फर्स्ट पॉइंट ये था, देन सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में मैंने आ गया कि इसमें जो होता है ट्राइंगल में हम सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ऑल एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री। इसी में थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूं। थर्ड पॉइंट मेरा ये कहता है कि अगर यहां पे जैसे कि मेरा ये जो एंगल बी है ये बड़ा है किससे, एंगल सी से, क्योंकि ये देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो ये जो एंगल है ये क्या है, बड़ा है एंगल सी से। तो अगर ट्राइंगल में कोई एंगल बड़ा होता है, एंगल बी बड़ा है जैसे कि इसमें एंगल सी से, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूं, जो एंगल बी है इसके अपोजिट जो साइड है बी, ये भी बड़ी होगी किससे, जो एंगल सी के अपोजिट साइड है किससे, सी से। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंगल कोई बड़ा है किसी दूसरे एंगल से तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है उससे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है
जो कि हम सबने अच्छे से पढ़ रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री होता है एक एंगल। तो ये है हमारे पास में राइट एंगल, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एक 90 डिग्री। अगर मैंने इसकी नेमिंग कर दी वापस एंटी क्लॉकवाइज, ए बी और सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने जैसे कि यहाँ पे इसके अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट कोई एंगल ले लिया थीटा। तो हमें सबको पता है, ये हमने पढ़ा कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है मेरी, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। और जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस। तो यहां से मैंने फिर बाद में एक शॉर्ट ट्रिक और पढ़ी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये हमने ट्रिक क्यों पढ़ी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्यों? क्योंकि इस ट्रिक से हमें क्या होता था, हमें याद होते थे अच्छे से एंगल। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट है ये किसको बताता है, अपने साइन को, यानी कि फर्स्ट किसको बताता है, साइन थीटा। सेकंड जो होता है वो किसको बताता है, कोस थीटा। और थर्ड जो होता है वो किसको बताता है, टेन थीटा। यानी इन सब की वैल्यूज को बताता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो थी ये हमने अब वैल्यूज, ये हमने अच्छे से 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। एंड इसके सबके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, ऐसे टेन का अपोजिट कोट थीटा। और इनके ऐसे अपोजिट करते ही उल्टे हो जाते थे इनके। तो अभी मैं इस पे ही चल रहा हूँ क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है सब कुछ, बट पहले इनका बेसिक में पढ़ते हैं कि चलो ये हमने पढ़ा, पर ये ऐसा ही क्यों हुआ कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। चलो भाई ये भी ज्यादा बेसिक हो गया। अगर मैं बात करूं कि तुमने पढ़ा है अच्छे से कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, और अगर ऐसा हो गया साइन 90 डिग्री 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया, तो इसका मींस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस के। बट ये तो उस अगेंस्ट हो जाएगा अपने जो अपन आज तक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। कि हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है किससे, पूरे जितने भी साइड्स होती है ट्रायंगल में, यानी अदर 2 साइड्स बची तो उन सब से क्या होती है, हाइपोटेनियस बड़ी होती है। तो ये जो चीजें है ये ही हम क्या करते हैं पूरा 11th क्लास में, इसकी जो बेसिक चीज थी हमने पढ़ लिया है। ये 10th में हमें आता है, सब कुछ पता है हमें। साइन थीटा की ये होता है, ये पीबीपी अपॉन एचएचबी होता है, 91 होता है, हमने सब कुछ पढ़ा है। बट क्यों होता है, इतना बेसिक में हम नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ना तो हमारे पास टाइम था, ना ही हमारे पास में अच्छे से कोई पूरा टॉपिक था जिसको हम अच्छे से पूरा बता सके। तो ये जो चीज है ये 11th क्लास में हम अच्छे से पढ़ते हैं, और इस टॉपिक को मैं और अच्छे से बताऊंगा जब मैं एंगल में आऊंगा पूरा। तो अभी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक में यानी कि क्या क्या और यूज हो सकता है। तो इसके बाद में हमारे पास में आता है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी तुम सबको अच्छे से पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो पूरी थ्योरम भी हमने डिराइव करना सीखी थी। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये भी सब बच्चों को अच्छे से पता है कि हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो मुझे यहाँ ये हाइपोटेनियस इक्वल टू में नहीं अच्छा लगा, मैंने क्या कर दिया, इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर को क्या कर दिया, यहाँ नीचे लेके आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास में 1 लेके आ सकता हूँ। वहां क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां बनते ही मैंने ये देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मेरे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, साइन थीटा। तो मैंने लिखा साइन थीटा, और उसके ऊपर क्या स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यही क्या थी हमारे पास में, इनको हमने क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है। ऐसे हमने कई आइडेंटिटी पढ़ी है, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो ये देखो, ये जो फॉर्मूला है वो किससे बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि हर फॉर्मूले, अब ये चीज नहीं बताई होगी
कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये नहीं बताया या फिर किसी टीचर ने बता भी दी हो, पर जो आइडेंटिटी जो हुई वो सब कुछ बेसिक से बनाई। देखो थ्योरम से एक हमारे पास में क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, जिसमें ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है इसी में फंडामेंटल आइडेंटिटीज, जो हमने पढ़ी है 10th क्लास में, उसको थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है हमारे पास में आइडेंटिटी में, अभी हमने जो डिराइव करी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटीज हमारी यूज भी हुई है, हमने 10th क्लास में जो था तो हमने एक्सरसाइज जो थी हमारी 10.3 यानी 8.3 उसमें हमने अच्छे से इन आइडेंटिटीज को किया भी सही, और यानी कि यूज भी किया, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रूव भी किए। तो इसमें सबसे बेसिक जो ये सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये बहुत ज्यादा यूज हुई और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बट ये याद रहती है अच्छे से। बट ज्यादातर यूज होने वाली कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड वाली। तो इसको और अच्छे से कैसे यानी कि लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इस फॉर्म में भी हमने क्या करी है, इसको यूज किया है। या फिर मैं अगर बोलूं या फिर और अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं बोल सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। और अच्छा से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से मेरे को दिख रहा है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये मैं बात करूं, ये हो गया मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि ये रेसिप्रोकल में भी हमारे पास में हो गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, हमारा अब इसमें नेक्स्ट है कि बेसिक चीजें और अच्छे से पढ़े हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, कि बेसिक में सबसे पहले जैसे आता है कि हमारे पास में एंगल क्या होता है, कि कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या होता है एंगल में। तो एंगल की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं तो क्या बोल सकता हूं, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जैसे कि मेरे पास में कोई रे थी यहाँ पे, ये जैसे कि मैंने बोल दिया ये ए बी पॉइंट है, ए बी कोई रे थी, तो अगर मैंने इसको उठा के थोड़ा सा रोटेट किया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया, तो ये अब कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया बी डैश। तो अगर इसको मैं मिला दूं तो मैंने क्या किया, ए बी जो ये रे थी इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये क्या कहलाता है मेरा एंगल, यही चीज मेरा क्या है एंगल। और मैंने कैसे रोटेट किया इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी करूंगा तो मेरा एंगल क्या आएगा, मेरे पास में हमेशा पॉजिटिव एंगल आएगा। और अगर यही मैं क्या कर दूं कि जैसे कि मेरी ये रे थी ए बी, ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर जा रहा था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैं क्या करूंगा इसको नीचे रोटेट कर रहा हूं। नीचे कैसे करूंगा, ए बी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की साइड में, नीचे की साइड में होगी। जैसे कि यहाँ ए बी डैश हो गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास में एंगल। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको कैसे किया, रोटेट किया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये एंगल हमेशा नेगेटिव, यानी कि हमेशा एंगल अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो कैसा है होगा, हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, नीचे से मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। अब इसी में ही है कुछ थोड़ा सा बेसिक और, कि एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री,
यानी कि वो जो एंगल उसको कैसे हम मेजर करें, जो एंगल क्या कर रहा है 360 को भी क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, उससे भी ज्यादा जा रहा है। जैसे कि मैंने बात करी, ये रे थी मेरे पास में ए बी और ये बी डैश, तो ये अगर इनके बीच में एंगल कितना है मेरे पास में थीटा है। अब मैंने बात किया कि मैंने इस रे को उठा के क्या किया, सबसे पहले रोटेट किया यहां से लेकर, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360। पूरा सर्कल में कितना एंगल होता है हमें अच्छे से पता है 360 डिग्री। तो यहां से मैंने इसको उठाया, पूरा रोटेट किया और रोटेट करके मैं वापस यहां पे पहुंच गया, तो मेरे पास में कितना एंगल आ जाएगा पूरा ये 360 प्लस ये जो एंगल है थीटा। तो अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ए बी, और अगर यही रहे मेरे को ऐसे लिखनी है तो मैं कितना आया 360 प्लस थीटा, तो इधर यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ये एंगल कितना हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, जहां पे मैं कैसे होगा ये 360 और ये मेरा एंगल कितना हो गया थीटा। एक अच्छी बात यहाँ पे और हमें इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि जो हमेशा एंगल होता है ना, वो रेज क्या हो रही है बाहर जा रही होती है ना, उन्हीं के बीच में बनता है, तभी हम बोल सकते हैं उसको वो एंगल है। जैसे कि ये दोनों रेज ऐसे थी ना, दोनों बाहर जा रही थी, तो ये एंगल क्या हमारे पास में थीटा है। अगर ये ऐसा नहीं होता ना तो हमारा ये एंगल नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं आगे अपन जो क्लासों में चलेंगे, आगे क्लास में हमारे पास में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वेक्टर वगैरह से। तो वेक्टर में जब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज वगैरह में, तो जैसे कि ये यहाँ पे है ए बी सी, तो ये ऐसे जा रहे हैं वेक्टर, ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, सी ए वेक्टर है, यानी कि है तो ये साइड सी, बट वेक्टर जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ में भी आते हैं और फिजिक्स में भी आते हैं, तो हमें अच्छे से पता होगा। तो उसी समय जब हम एंगल निकाल रहे होंगे तो ये इनके बीच में ये एंगल नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर कोई ट्राइंगल बनाते हैं, हम ऐसे करके ट्राइंगल बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। बट यहाँ पे जब मैंने वेक्टर बोल दूंगा तो ये एंगल बी नहीं होगा, ये एंगल सी नहीं होगा, ये एंगल ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये जो ए बी साइड है, ये यहाँ पे वेक्टर कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पे मैं एक ही जगह खड़ा रहूं तो यहाँ खड़ा रहूंगा तो ये एंगल कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि ये जो रे हो रही है ये कहां से हो रही है, उसकी तरफ आ रही है, और ये जो रे है वो कहां जा रही है, दूर जा रही है। यानी कैसा हो रहा है, एक रे आ रही है और एक रे जा रही है, तो उनके बीच में एंगल नहीं बन सकता। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों रे को एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे बताना है कि इनके बीच में एंगल है, तो मैं कैसे बताऊंगा, जैसे कि ए बी सी है, ये रे यहाँ है यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं सी पे भी खड़ा रहा तो ये रे कैसे जा रही है, इधर जा रही है, और ये क्या हो रही है, इसके साइड आ रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे निकाल लूंगा यहाँ पे, तो अब ये रे कैसे जा रही है, इस साइड जा रही है, और ये रे कैसे जा रही है, ये इस साइड जा रही है, यानी दोनों क्या कर रही है, बाहर की साइड जा रही है। यानी कि एंगल सी क्या होगा मेरा, ये वाला एंगल सी होगा, न कि ये वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कि एंगल हम देख रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल कैसे बनता है, कि दोनों जो रेज होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बाहर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अभी हमने एंगल्स पढ़ा कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं हम, सॉरी पहले हमने एंगल्स को पढ़ा कि कैसे हम एंगल्स को लेते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो सब। अब ये बात है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को हम मापे कैसे, यानी मेजर कैसे करें, कि कैसे हम, जैसे कि एंगल को हम कैसे बोले कि कितना क्या है। तो सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ वर्ड, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा डिग्री, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया, 10th क्लास तक हमने डिग्री में ही पढ़ा है, उसके अलावा हमने पढ़ा ही नहीं कि एंगल किसमें मेजर होता है। अगर हम बात करते हैं तो अगर मैंने बोलता हूँ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो मैं कितना बोलता हूँ 1, क्योंकि हमने सारे जो एंगल थे वो किसमें पढ़े, डिग्री में पढ़े। 9th चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हमेशा बोलते थे 45 डिग्री हमने यानी किया, फिर 60 डिग्री किया, तो सब क्या था, एंगल हम किसमें मेजर कर रहे थे, वो सब डिग्री में। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है, डिग्री सिस्टम। इसमें हमारे 3 सिस्टम आते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी है कि पहले डिग्री सिस्टम है, डिग्री सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन फिर बाद में दूसरे 2 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अच्छा है, ज्यादातर यूज भी होता है डिग्री सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। इसमें जो हमारा जो एंगल होता है वो कैसे मेजर होता है, डिग्री मिनट एंड देन सेकेंड, क्योंकि टाइम की भी यूनिट होती है, क्या होती है, मिनट और सेकंड। अगर स्मॉलेस्ट बात करें फिर बाद में मिनी सेकंड में भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारी होती है। एंड देन ऐसे अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल की सबसे पहले आती है डिग्री, डिग्री से छोटी मिनट और मिनट से छोटा सेकंड। यानी कि हम एक एंगल को कैसे बोल सकते हो, अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो 60 डिग्री, 25 मिनट एंड 30 सेकंड, तो ये पूरा एक एंगल है,
पूरा का पूरा एंगल को हम कैसे बताते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड। एक पूरा डिग्री भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अपन कभी भी बोलते हैं टाइम की, तो अगर पूरा परफेक्ट टाइम होता है तो हम बोलते हैं कि 1 आवर, ठीक है। अगर परफेक्ट नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, वो और से छोटे पे जाते हैं 1 आवर 30 मिनट्स, इस पे भी जाता है, और फिर और भी छोटा होता है तो हम बोलते हैं 1 आवर 30 मिनट 28 सेकंड। तो ये पूरा क्या हुआ, एक टाइम को बताने की यूनिट हुई। वैसे ही क्या होता है, एंगल को बताने की यूनिट कैसे हुई, डिग्री मिनट एंड देन सेकंड। तो इसमें सबसे पहले आता है 2 राइट एंगल। हमें पता है कि 1 राइट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अच्छे से हमें पता है कि राइट एंगल यानी कितना होता है 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। और 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। और 1 मिनट, और मिनट को हम क्या लिखते हैं, 8 डेज करके लिखते हैं। और डिग्री को हम क्या करते हैं, ऊपर ऐसे सर्कल बनाते हैं छोटा सा, जहां पे भी हमने नंबर लिखा होता है उसके ऊपर हम छोटा सा नंबर बना देते हैं, तो वो डिग्री। और ऐसे डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, मिनट के लिए हम क्या करते हैं 1 डेज। और ऐसे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो सेकंड में हम क्या कर देते हैं डबल डेज कर देते हैं। क्यों, जैसे कि 1 आवर में हम बोलते हैं, 1 आवर में हम बोलते हैं तो कितने होते हैं 60 मिनट होता है। ऐसे ही फिर 1 मिनट में हम बोलते हैं कितने होते हैं 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चलते जाते हैं ना। तो ये ऐसे ही बना के 1 यानी 2 राइट एंगल 180 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है अपना 60 सेकंड होता है, ठीक। अब हमने डिग्री मिनट यानी डिग्री मिनट सेकंड हमने सिस्टम पढ़ा, तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि राइट 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। यानी कि इसको हमें क्या करना है, 3.25 डिग्री को हमें डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में लिखना है। यानी कि पूरा इसके अभी डिग्री में दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, डिग्री फिर मिनट, और अगर सेकंड है तो सेकंड में भी तोड़ना है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले ये देखो, अगर इसको टाइम से रिलेट करो, अगर तुमसे नहीं रिलेट हो पा रहा तो टाइम से रिलेट करो कि अगर ऐसे मुझे दे रखा होता 1.5 आवर, 1.5 आवर दे रखा होता, तो मैं इसको क्या लिखता सबसे पहले कि ये पूरा तो कितना है 1 आवर है, ठीक है। और कितना बच रहा है हाफ ओवर, और हाफ ओवर यानी कि हाफ इंटू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 ओवर 30 मिनट। सेम टू सेम चीज यहीं पे अपन को यूज करना है, कैसे कि ये पूरे कितने डिग्री है 3 डिग्री है, तो पूरा जो डिग्री है वो मैं पहले एक साइड में लिख देता हूं, 3 डिग्री पूरा है, ठीक है। फिर डैश लिख दिया अच्छे से इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब कितना बच रहा है मेरे पास में 0.25 डिग्री बच रहा है। अब सोचो कि 1 डिग्री में मेरे पास में कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। तो 0.25 डिग्री में कितना होगा 0.25 इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में कितना है 60 मिनट है, तो 0.25 में कितना होगा 0.25 इंटू 60 मिनट। तो ऐसे मैंने लिख दिया 3 डिग्री डैश 0.25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर इसको चेंज करूं तो पॉइंट हटा दिया 2 जीरो नीचे, तो यहां से 25 से इसको कर दिया तो 1/4, 1/4 इंटू 60 मिनट, ये हो गया 3 डिग्री डैश 4 से ये कट गया 15 बार 3 डिग्री 15 मिनट आंसर। यानी कि 3.25 जो डिग्री है उसको मैं अच्छे से चेंज कर सकता हूं डिग्री मिनट सेकंड। अगर यहाँ पे और नहीं था और पॉइंट में होता तो हम उसको सेकंड में भी चेंज कर देते। तो अभी इतना ही था कि 3 डिग्री, यानी कि इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ 3 डिग्री 15 मिनट। ऐसे ही हमारे पास में और भी है सिस्टम, यानी कि डिग्री सिस्टम पढ़ा है, ग्रेड सिस्टम भी होगा, फिर रेडियन सिस्टम, फिर उन तीनों के बीच में रिलेशन। तो आज के टॉपिक में इतना ही, क्योंकि पहला टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको रिवाइज करो, पढ़ो, इसके बारे में अच्छे से इसमें करो। फिर हम क्या चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम किस पे आएंगे ग्रेड सिस्टम पे और रेडियन सिस्टम पे। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं कि यानी कि अगर अब जैसे कि तुमने वीडियो देखा है इसको, तो मुझे कमेंट करके यानी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या तुम्हें यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ रही किसी चीज से रिलेटेड या फिर कोई चीज, तो अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में तुम लिख के मुझे बता सकते हो।